स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन का सबसे पहला लेक्चर लेकर आपके समक्ष है। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ रसायन से संबंधित कुछ बेसिक नॉलेज के विषय में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पृष्ठ रसायन क्या होता है। तो इसके लिए मान लीजिए हमारे पास कोई भी वस्तु है, ये एक वस्तु है, ठीक है। तो इस वस्तु के इस ऊपरी हिस्से को, ये जो है ऊपरी हिस्सा, इसको हम बोलते हैं सतह। क्या बोलते हैं? सतह यानी कि सरफेस, ठीक है। ये क्या है बेटा? सतह है यानी सरफेस है। और इसको हम जो अंदर का हिस्सा है यानी कि इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं बल्क। इसको क्या बोलते हैं? बल्क, यानी हिंदी में इसको स्थूल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अपनी बुक में आप देखेंगे तो इसका विस्तार पूर्वक वर्णन भी दिया है। तो इसके ऊपरी हिस्से को यानी सबसे ऊपरी वाले जो भाग है उसको हम बोलते हैं सतह यानी सरफेस, और इसके अंदर के भाग को हम बोलते हैं बल्क यानी कि स्थूल। तो इस सतह पर होने वाले समस्त प्रक्रम को, जो जो भी प्रक्रियाएं इसके सतह पर होती हैं, उनका अध्ययन ही हमारा कहलाता है पृष्ठ रसायन। यानी किसी भी वस्तु के सतह पर होने वाले समस्त प्रक्रमों का जब हम अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत करते हैं? वो पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री में हम करते हैं। यानी कि यह सीधी सी बात है कि सरफेस केमिस्ट्री में हमको सरफेस पर होने वाले समस्त प्रक्रमों का, जितने भी रिएक्शन हैं, जितने भी प्रक्रम हैं, उन सब का अध्ययन करना है। आइए परिभाषा हमने दिया है उसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ यानी सरफेस, सतह भी बोल सकते हो, पृष्ठ पर होने वाले प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे पृष्ठ रसायन क्या होता है। अब कुछ और बातें भी पृष्ठ रसायन के विषय में हम जान लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए बेटा, तो अगला हमारा प्रश्न बनता है कि अधिशोषण क्या होता है। इसके पहले आप बहुत बार मैं कह सकता हूं कि आपने अवशोषण का नाम सुना होगा। अवशोषण क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं, उसके बाद हम अधिशोषण की चर्चा करते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई वस्तु है और इसमें हम मान लीजिए पानी इसके ऊपर गिराते हैं, इस तरीके से जल गिराते हैं। ये मान लीजिए स्पंज है। स्पंज का मतलब सोख्ता, जिसको आप कभी कभी सोख्ता के नाम से भी कहते हो। ये मान लीजिए एक सोख्ता है, एक स्पंज है, इस पर अगर हम पानी गिराते हैं तो आप देखते हैं पानी इसके सतह से होता हुआ इसके अंदर चला जाता है। यानी अगर हम यूं कहें कहाँ चला जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यह स्थूल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? स्थूल में चला जाता है, ठीक है। तो यह प्रक्रम हमारा कहलाता है अवशोषण। यानी कि जब कोई द्रव या कोई गैस, हम कह सकते हैं कोई द्रव या कोई गैस किसी ठोस पदार्थ के स्थूल में चली जाती है ना, तो वह प्रक्रम हमारा कहलाता है अवशोषण। यानी कि अवशोषण का मतलब सोखना। ऐसे भी आप जानते हो, आप सुने होंगे कि बहुत सारी वस्तुएं जल को अवशोषित कर लेती हैं, ठीक बात। लेकिन अगर इसी सोखते से हम इस व्हाइट बोर्ड को मिटाएं तो आप देखते होंगे, अगर मैं इसी सोखते से इस व्हाइट बोर्ड को ऐसे रब करूं तो आप देखते होंगे इसके ऊपर ही ये जो काला हमारा मार्कर का पेंट है, ये ऊपर ही हमारा रह जाता है। यानी कि इसके अंदर वो नहीं जाता है। आप देखते होंगे वो उसके अंदर नहीं जाता है। यानी कि यह जो प्रक्रम हो रहा है यह सतह पर हो रहा है, और ये पानी कहाँ जा रहा है? वो स्थूल में जा रहा है। तो यह जो प्रक्रम पानी के स्थूल में जाने की है वह अवशोषण कहलाएगी। लेकिन यह जो इंक का सतह पर चिपकने का प्रक्रम है बेटा, वही अधिशोषण कहलाता है। यानी कि जब कोई भी द्रव या गैस किसी भी ठोस के सतह पर चिपक जाती है
या आकर्षित हो जाती है या उस सतह से जुड़ जाती है, अंदर नहीं जाती है, बल्क में नहीं जाती है, स्थूल में नहीं जाती है, तो वह प्रक्रम अधिशोषण कहलाता है। और अगर स्थूल में चली जाए, बल्क में चली जाए, तो वह प्रक्रम अवशोषण कहलाता है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण हम लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक ग्लास ले लेते हैं और इसमें हम रंग डाल देते हैं, इसमें पानी डालकर रंग डाल देते हैं। ठीक है, यानी कि हम कलर बना लेते हैं और इसमें हम एक व्हाइट कलर का चाक, व्हाइट कलर का यहाँ पर हमारा चाक है। ठीक है बेटा, ये हमारा व्हाइट कलर का चाक है और इसको हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, इसमें जो ये कलर है हमारा इसमें डालते हैं। आप क्या देखते हैं, आप देखते होंगे कि चाक के अंदर अगर उस चाक को हम तोड़े ना तो कलर अंदर नहीं गया रहता है, केवल उसके अंदर क्या घुसा रहता है, पानी घुसा रहता है। तो पानी का अवशोषण हुआ, पानी का अवशोषण हुआ, क्योंकि पानी कहां चला गया, उसके अंदर चला गया, स्थूल में चला गया। तो यहां पर पानी का क्या हुआ बेटा, अवशोषण हुआ। लेकिन जो उसका कलर था, जो उसका रंग था, वो तो उसके केवल सतह पर रह गया। जब चाक को हमने तोड़ा तो उसके अंदर रंग तो नहीं गया रहा, यानी कि रंग कहां गया, उसकी केवल सतह पर चिपक कर रह गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर रंग का क्या हुआ, रंग का अधिशोषण हुआ और पानी का क्या हुआ, पानी का अवशोषण हुआ। तो आप समझ पाए होंगे अधिशोषण क्या होता है। परिभाषा भी हम पढ़ लेते हैं। लिखा है किसी ठोस या द्रव की सतह पर, देखिए लिखा है किसी ठोस या द्रव की सतह पर पदार्थ के अणुओं को आकर्षित तथा ग्रहण करने का प्रक्रम अधिशोषण कहलाता है। यानी सतह के द्वारा, सरफेस के द्वारा किसी भी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित करना या ग्रहण करने का जो प्रक्रम होता है, या तो खींचने का प्रक्रम या ग्रहण करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, आकर्षित करना तथा ग्रहण करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। लेकिन अगर वही पदार्थ उसके स्थूल में चला जाएगा, उसके अंदर तक चला जाएगा, तो उसको हम अवशोषण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा अवशोषण और अधिशोषण में आप अंतर स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे। अधिशोषण सतह पर होता है और अवशोषण स्थूल में होता है, बल्क में होता है। ठीक बात, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब यहां पे देखिए, जो भी पदार्थ अधिशोषण की प्रक्रिया करता है, यानी जो अधिशोषण करता है जो पदार्थ, उसको हम कहते हैं अधिशोषक। क्या बोलते हैं, अधिशोषक। यानी जैसे यहां पर स्पंज अधिशोषक का काम कर रहा है। ठीक है बेटा, यहां पर चाक अधिशोषक का काम कर रहा है। ठीक, और जो चिपकता है, जो पदार्थ जाकर चिपकता है, जैसे इसमें क्या चिपक रहा है, इसमें ये मार्कर का इंक चिपक रहा है, उसको हम कहते हैं अधिशोष से। क्या बोलते हैं, अधिशोष। ये दो शब्द आप बहुत ही बारीकी से समझ लीजिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में इसका बार बार यूज होगा। ठीक है, अधिशोषक क्या होता है, जिसके सतह पर कोई भी वस्तु आकर चिपकती है वह अधिशोषक होता है, और जो वस्तु आकर चिपकती है उसको हम अधिशोष से कहते हैं। तो आप अधिशोषक को भी समझ गए होंगे, अधिशोष को भी समझ गए होंगे। ये परिभाषा भी हमने समझाया, वो भी समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अधिशोषण आपने समझ लिया बेटा। अब अगला प्रश्न आता है विशोषण क्या होता है। तो आपने अभी अभी पीछे पढ़ा है कि मान लीजिए ये कोई सतह है और इस पर जब कोई वस्तु आकर चिपक जाती है, द्रव या गैस के कण आकर इस पर चिपक जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं अधिशोषण। क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। अब इन्हीं द्रव या गैस के कणों को हमको दूर करना है, हटाना है, जो चिपका हुआ है उसको हटाना है। ठीक है बेटा, जैसे ये मान लीजिए हमारा डस्टर है, इस पर आप देख सकते होंगे बहुत सारे काले काले इंक चिपके हुए हैं, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अगर उधेड़ेंगे ना बेटा तो इसके अंदर सफेद सफेद कलर का ही सोखता दिखाई देगा। इसको हमको हटाना है, इस जो काली स्याही है ना, इसको हमको हटाना है। ठीक है,
तो उसी को हटाने की प्रक्रिया जो है उसको हम कहते हैं विशोषण। यानी कि अधिशोषण के प्रक्रम के दौरान चिपके हुए द्रव या गैस के कण को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं विशोषण। तो अधिशोषण समझे, अवशोषण समझे, विशोषण भी समझ लिए। आइए इसको यहाँ पे हमने डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, इसके अनुसार समझते हैं। लिखा हुआ है किसी अधिशोषक से, ये अधिशोषक हो गया, जो अधिशोषित करता है वही अधिशोषक होता है। तो किसी अधिशोषक से अधिशोषण द्वारा बंधित द्रव या गैस के अणुओं को, ये जो द्रव या गैस के कण इससे बंधे हुए हैं, उसको पृथक करने का प्रक्रम, इसको अलग, पृथक मतलब अलग करने का प्रक्रम विशोषण कहलाता है। अधिशोषित पदार्थ के ताप में वृद्धि करके, ये जो चीजें चिपकी हुई है ना उसके ताप में वृद्धि, यानी उसके ताप को अगर हम बढ़ा देते हैं या दाब, अब किसी प्रेशर इस पर है जो चिपका हुआ, तो प्रेशर से चिपका हुआ है, तो ताप में या तो वृद्धि कर दें या तो दाब को घटा दें, तो ये अलग हो जाएंगे, यानी ये अधिशोषक की सतह से अलग हो जाएंगे। यानी दो कंडीशन बनते हैं, ताप को बढ़ा दें, ताप में वृद्धि कर दें, और या तो दाब को कम कर दें, दाब को कम कर दें। तो ये दो कंडीशन हैं जिसमें हम किसी भी अधिशोष्य को अधिशोषक से अलग कर सकते हैं। तो सीधी सी एक लाइन का डिफिनेशन बोलूं कि किसी भी अधिशोषक से, ये अधिशोषक है ना, किसी भी अधिशोषक से अधिशोष्य को अलग करना, अधिशोष्य को अलग करना, ये क्या कहलाता है बेटा? विशोषण कहलाता है। अधिशोषण का सेम उल्टा कर देना है, अधिशोषण में आकर चिपका हुआ था और विशोषण में उसको हटा देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी एक कार है, उस पर कीचड़ आकर चिपक गया, कोई मिट्टी आकर उसकी सतह पर चिपक गया और उसको हम पानी से धोकर फिर उसको हम अलग कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो अलग करने का प्रक्रिया है ना, वही आपका विशोषण कहलाता है। समझ में आ गया बेटा? इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ देखिए बेटा, तो अगला प्रश्न आता है हमारा कि धनात्मक अधिशोषण क्या होता है और ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है। इसके पहले हमने अधिशोषण को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अधिशोषण में क्या होता है? किसी भी सतह पर अधिशोष्य आकर चिपकते हैं, यानी द्रव या गैस के कण आकर किसी भी सतह पर चिपकते हैं, इसी को हम अधिशोषण कहते हैं। तो जब जितनी मात्रा अधिशोष्य की है, ये मान लीजिए अधिशोष्य, ये अधिशोष्य होते हैं ना बेटा, जो चिपकते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अधिशोष्य। तो अधिशोष्य की जितनी भी मात्रा है, यदि उसका ढेर सारा हिस्सा चिपक जाता है, यानी अधिशोषण ढेर सारे हिस्से का हो जाता है, ढेर सारे कणों का अधिशोषण हो जाता है, उसको हम धनात्मक अधिशोषण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 100 अधिशोष्य के कण हैं और इसमें से 80 चिपक गए। अधिशोष्य के 100 कण हैं, उसमें से 80 अधिशोषण उनका हो गया, 80 का अधिशोषण हो गया, मतलब 80 उसमें जाकर चिपक गए, तो इसको हम बोलेंगे धनात्मक अधिशोषण हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर 100 अधिशोषण के कण थे और इसमें से केवल 5 चिपके हैं, बाकी 95 नहीं चिपके, तो इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक अधिशोषण। यानी कि जब अधिशोष्य के ढेर सारे हिस्से का अधिशोषण हो जाता है, यानी ढेर सारे भाग चिपक जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे धनात्मक अधिशोषण। और जब जितने अधिशोष्य हैं उसमें से बहुत कम का ही अधिशोषण हुआ है, थोड़े मोड़े का अधिशोषण हुआ है, उसको हम बोलेंगे ऋणात्मक अधिशोषण। परिभाषा भी हमने लिखा हुआ है, लिखा है जब अधिशोष्य पदार्थ का, ये अधिशोष्य पदार्थ हो गया, जब अधिशोष्य पदार्थ की अधिकतम मात्रा का अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषण हो जाता है, जैसे 100 थे 90 चिपक गए, अधिकतम मात्रा का अधिशोषण हो जाता है, तो यह धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। यहां पर लिखा है जब अधिशोष्य की कुल मात्रा, जितना कुल मात्रा है उसका बहुत कम ही भाग का अधिशोषण होता है, तो इसे ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। समझ गए होंगे? जैसे मान लीजिए 100 चिपकने के लिए हैं,
100 अधिशोष्य के कण हैं, उसमें से केवल 5 चिपके, 95 नहीं चिपके, तो उसको बोलेंगे ये ऋणात्मक अधिशोषण हुआ है। लेकिन अगर 100 चिपकने के गए और के लिए गए और 90 चिपक गए तो हम बोलेंगे धनात्मक अधिशोषण हुआ। जब ढेर सारा हिस्सा चिपक जाए, कुछ ही ना चिपके, उसको धनात्मक अधिशोषण, और जब थोड़ा सा चिपके, ढेर सारा ना चिपके, तो उसको हम बोलेंगे ऋणात्मक अधिशोषण। समझ गए होंगे? तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा, अगला हमारा प्रश्न है, अधिशोषक की एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं? तो लिखा हुआ है, किसी निश्चित अधिशोषक के पृष्ठ पर 1 मोल अधिशोष्य के अधिशोषित होने पर मुक्त हुई उष्मा अधिशोषण की एंथैल्पी कहलाती है। समझने वाली बात है, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, कोई पृष्ठ है, और इस पर कोई भी अणु आकर चिपक रहा है। तो केमिस्ट्री का नियम कहता है कि जब कोई भी अणु या कण किसी भी सतह पर चिपकता है या आकर्षण होता है किसी भी अणु का, तो वहां से ऊष्मा मुक्त होती है। जब भी आकर्षण होगा किसी भी अणु का किसी भी सतह के प्रति, या कोई भी अणु किसी भी सतह पर जाकर चिपकेगा, तो ऊष्मा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है बेटा? ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है। तो वैसे ही अधिशोषण के प्रक्रम में भी जब किसी भी कण का आकर्षण होता है, या कोई भी कण या अणु किसी भी सतह पर जाकर चिपकते हैं, तो ज्यों चिपकेंगे उसमें से सतह से क्या मुक्त होगी? ऊष्मा मुक्त होगी। और इसी मुक्त हुई ऊष्मा को हम लोग कहते हैं अधिशोषण की एंथैल्पी, यानी अधिशोषण की ऊष्मा भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? यानी केमिस्ट्री का नियम कहता है कि आकर्षण जब होता है तो ऊष्मा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो वैसे ही इस अधिशोषण के प्रक्रम में जब कोई भी कण या कोई भी अणु किसी भी सतह पर जाकर चिपकेगा, तो उससे ऊष्मा मुक्त होगी, और जो ऊष्मा मुक्त होगी वही कहलाएगी अधिशोषण की एंथैल्पी। परिभाषा में भी स्पष्टता लिखा हुआ है। क्या लिखा है? किसी निश्चित अधिशोषक के पृष्ठ पर, ये एक अधिशोषक का पृष्ठ है, इसको फिक्स है, ऐसा नहीं कि हम घटा बढ़ा रहे हैं, ये निश्चित है। 1 मोल अधिशोष्य के अधिशोषित होने पर जो पदार्थ के कण हैं उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1 मोल। अब 1 मोल में कितने कण होते हैं वो आप जानते हैं। तो 1 मोल अधिशोष्य, 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल अधिशोष्य के अधिशोषित होने पर जो भी ऊष्मा मुक्त होती है उसी को हम कहते हैं अधिशोषण की एंथैल्पी। इसको डेल्टा H से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर हम अवशोषण भी लिख देते हैं ताकि पता चले कि डेल्टा H तो एंथैल्पी होता है, लेकिन हम यहाँ पर अधिशोषण यहाँ पर हम अधिशोषण लिख देते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं बेटा? क्योंकि पता चले कि किसकी एंथैल्पी है। तो डेल्टा H अधिशोषण लिख देते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? यह अधिशोषक तथा अधिशोष्य दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये डेल्टा H का मान कितना होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, यह निर्भर करता है कि जो चिपकने वाला कण है वो कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, और जो चिपकाने वाला सतह है उसकी प्रकृति कैसी है। तो यह अधिशोषक और अधिशोष्य दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आप समझ गए होंगे कि अधिशोषण की एंथैल्पी क्या है। जब कोई कण किसी भी सतह से चिपकेगा तो ऊष्मा मुक्त होगी। जब 1 मोल अधिशोष्य किसी भी निश्चित अधिशोषक पर जाकर चिपकता है तो उस समय जो ऊष्मा मुक्त होती है उसी को हम बोलते हैं अधिशोषण की एंथैल्पी। ठीक है, उसी को बोलते हैं अधिशोषण की एंथैल्पी। ठीक बात, इसको नोट कर लीजिए बेटा। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे टू यू।